बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, जहां हम बात करते हैं वाकई कुर्सी के पीछे की कहानियों की। अब जरा एक कहानी आपको सुनाता हूं मैं महाराष्ट्र की। पहले तो महाराष्ट्र में वो हुआ जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो कहां, मुसलमान कहां, ये कैसा मेल है, कोई सोच नहीं सकता था। अब मैं तो आज एक पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो पता लगा कि बाला साहब ठाकरे के जमाने में न जाने कितने राइट्स के अंदर शिवसेना का नाम था उस वक्त, बिल्कुल एंटी मुस्लिम किरदार में। लेकिन साहब अब दौर बदल गया, अब वो सेक्युलर हो गए, अब वो चले गए हैं सेक्युलर ब्रिगेड में। अब उनको इस बार लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का खूब वोट मिला। समीर जी हैं महाराज से, ये बताएंगे आपको। मुंबई में भर भर के लोगों ने वोट किया, बाकी जगह भर भर के लोगों ने वोट किया। अब आ गया साहब वक्फ बिल। वक्फ बिल को हमारे यहाँ का एक बड़ा तबका जो है मुसलमानों के अगेंस्ट मानता है। मुसलमान मतलब खुद मानते हैं कि हमारी ज़मीनों की, हमारा मामला है, हमारा रिलीजियस मामला है, इसमें सरकार क्यों दखलंदाजी करे, वॉटेवर। इसका विरोध पार्लियामेंट में खूब किया, खुल के मुसलमानों का नाम लेके विरोध किया राहुल गांधी ने, उनकी पार्टी ने, तमाम विपक्षी दलों ने। अब है तो विपक्षी दलों का ही हिस्सा अब उद्धव ठाकरे, अब ये फंस गए। भाई हैं तो ठाकरे, हिंदुत्व तो है ही है, मातोश्री तो है ही है अभी भी, जिसको उनके कार्यकर्ता मंदिर मानते हैं, और वो तो हिंदुत्व का मंदिर है, वो भी बचाना है, मुस्लिम वोट भी बचाना है। तो अब उन्होंने कहा कि ना हम इसके पक्ष में, ना हम इसके विरोध में, हम एब्सटेन करेंगे। वो वहां से एब्सेंट होगा, चलेगा। लेकिन ये बात कुछ मुस्लिम संगठनों को बहुत बुरी लगी। मुंबई में उन्होंने उनके घर के बाहर, मातोश्री के बाहर जाकर प्रदर्शन भी किया। वो खुलकर कह रहे हैं, उन्हीं के और साथी लोग, जैसे अब उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने तुमको इतना वोट किया, उद्धव ठाकरे को कम से कम हमारे साथ खड़े तो रहना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन ये सब कुछ पार्लियामेंट में हो रहा था, उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे, और खबर यह है कि उनके इंस्ट्रक्शन पर उनसे पूछा गया कि भाई साहब इस बिल पर हमको क्या करना है। उद्धव ठाकरे का इंस्ट्रक्शन था कि आप एब्सटेन हो जाइए, ना इधर रहिए ना उधर रहिए। अब एकनाथ शिंदे के पार्टी में चले गए संजय निरुपम, पुराने कांग्रेसी, वो अब घेर रहे हैं उद्धव ठाकरे को। अबू आजमी समाजवादी पार्टी से वो सवाल पूछ रहे हैं, और जो वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं अपनी नाराजगी में। तीनों बातें सुनिए। 9 खासदार सांसद कल एब्सटेन रहे जिस समय यह बिल प्रस्तुत हो रहा था सदन में। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में एब्सटेन होना एक खास मायने रखता है। अगर बहिष्कार करते हैं मतलब विरोध होता है, एब्सटेन होना मतलब आप अपने मन की बात को छुपा रहे हैं। तो शिवसेना से हमको, उबाठा से हमको यह सवाल पूछना है कि आपके 9 के 9 सांसद खासदार कल लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड विधेयक, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था, तब एब्सटेंट क्यों थे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए उनके कामकाज में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो? मैंने उसमें यही कहा कि देखो, पिछली बार जो है हम लोगों ने सबने मिलकर वोटिंग किया। हम कोई यहाँ मुस्लिम पार्टी नहीं बना रहे। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने, खास तौर से माइनॉरिटी ने, जो इस देश के लोग जो सांप्रदायिक फैला रहे हैं, जो लोग देश के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों का रिजर्वेशन देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं जब तक हम रहेंगे रिजर्वेशन लेने नहीं देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो लोग सब मिलकर सब लोगों ने वोटिंग किया। किसी ने मुस्लिम लीग को वोटिंग नहीं खड़ा किया, किसी ने MIM को वोटिंग नहीं किया, कोई मुस्लिम बात नहीं। इसमें ऐसा कि इसमें इनकी जो है उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, इसमें जो है कांग्रेस और शरद पवार साहब की पार्टी, तो ये जो इंडिया अलायंस थी, इंडिया अलायंस को इस देश के सेक्युलर लोगों ने सपोर्ट किया। मुंबई के मुसलमानों ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, ये गवंडी है, यहाँ से मुसलमानों ने सुबह उठकर 7 बजे भर भर के वोट दिया, जोश और खुराश के साथ वोट दिया। सुबह उठ के लाइन में सबसे पहले मुसलमान पहुंचे, एक इतिहास बना, और 1 साइड वोट देके इनको मेंबर पार्लियामेंट में भेजा गया। क्यों भेजा गया? ताकि संसद में, पार्लियामेंट में ये मुसलमानों की आवाज उठाए। कोल्हापुर मस्जिद की बात हुई, कोई आवाज नहीं उठी, मुसलमान खामोश रहे। मगर आज तो वक्फ बोर्ड की बात आ गई, आज हमारी कई लाख एकड़ जमीनों की बात आ गई, उन्होंने उस पर भी आवाज नहीं उठी। पहले तो यही जान के हैरानी हुई थी कि उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट किया है। विरोध की बात तो बाद में आती है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है सर। पार्टी की चुनाव परिणाम के बाद बैठक हो रही थी, नाना पटोले बैठे थे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत बैठे थे, कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान बैठे थे,
राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद पवार, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड बैठे हुए थे। चर्चा हो रही थी सीटों को लेके, तो सबने उद्धव ठाकरे को बधाई दी कि भाई आपने पहली बार पार्टी बनाई, आपको आए। कांग्रेस को बधाई दी कि 13 सीटें आई। शरद पवार से कहा कि आपकी भी 8 सीटें आई, सबने अच्छा प्रदर्शन किया। तो नाना पटोले ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली उस बैठक में। नाना पटोले ने कहा उद्धव ठाकरे को कि देखिए हमारे कारण आपको मुसलमान वोट मिल गया इस बार, वरना आपकी इतनी सीटें नहीं आ पाती। उद्धव ठाकरे से ये उन्होंने कहा, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, मेरा कोर वोटर मेरे साथ जुड़ा रहा है। और उसके बाद हिंदुत्व वाला, वो शिवसैनिक हिंदुत्व वाला। अच्छा। तो उद्धव ठाकरे को यह बात बार बार बताई जा रही थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कि जो मुस्लिम वोट हमारा है वो आपको भी वोट कर रहा है, आप सिर्फ अपने वोटर के दम पर नहीं स्टेब्लिश हो रहे हो। तो यह परिणाम आने के बाद जिस तरीके से उद्धव के ऊपर ये आरोप लगे कि ट्रिपल एम ने बहुत उद्धव का साथ दिया, जिसमें मराठा था, मुस्लिम था और मराठी था। ट्रिपल एम के दम पर उद्धव ठाकरे को वोट शिफ्ट हुआ और मुस्लिम बड़ा वोट गया। उद्धव को यह डर लग रहा है कि कल अगर मैं कांग्रेस से और शरद पवार से अलग होता हूं तो ऐसा ना हो कि मुसलमान वोट जो उनका कोर रहा है वो चला जाए और मेरा जो कोर वोटर रहा है कट्टर हिंदुत्व का वो बीजेपी या एकनाथ शिंदे के पास चला है। दोनों ही बातें बड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि मतलब जो इनका वोटर है वो उसको ये सुन के कैसा लगता होगा कि मुसलमान भी इनको वोट कर रहे हैं, और यही मुसलमान उद्धव वोट ठाकरे का कैसे डर कर रहा होगा इनको। यही मुसलमान की तो मजबूरी है ना। आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो तो उनके पास तो मजबूरी कि आपको उम्मीदवार को वोट देना है वहां पे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार नहीं है। गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, उसने आपको वोट दिया उसमें, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ सहयोगी है। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि जिस दिन मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा मेरे ऊपर यह ठप्पा आने लग जाए कि मैं मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहा हूं और मेरा जो कोर वोटर है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी में शिफ्ट ना हो जाए। तो उद्धव ठाकरे किसी भी स्थिति में अपने कोर वोटर को बचा के रखना फंस गए ना वो, ना वक्फ बिल का समर्थन कर पाए ना विरोध कर पाए। अब विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र के अंदर चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, उद्धव अब मुस्लिम पर राजनीति करना शुरू कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो उद्धव को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी छवि बने, और वो बचने की कोशिश एक्नॉलेज करने में क्या बुराई है भाई। हाँ, अगर मुझे वोट भी दिया तो क्या पता है कि वो लंबे समय कांग्रेस वोट तो सबका सब मांगते हैं, लेकिन वो जानते कि छवि मेरे पे। एक चीज, बस एक चीज से बता दूं, ये जो विरोध प्रदर्शन इनके घर के बाहर हुआ, संजय राउत का बयान नहीं आपको सुना पा रहा हूं, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा ये सब भाड़े के लोग हैं, ये सब सुपारी लेकर के आए, एकनाथ शिंदे ने इनको भेजा, ये उन्होंने कहा। ये कुछ हद तक सही लगता है। अभी भी जो बयान चला था एक प्रदर्शनकारी का, वो पीछे एकनाथ शिंदे का पोस्टर, मैंने और बहुत सारे लोगों के बयानों की बात सुनी, क्या तारीफ कर रहे हैं, सब दाढ़ी टोपी वाले एकनाथ शिंदे की क्या तारीफ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की को कोस रहे हैं। ये इसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की सूरत क्या होगी, जैसा उन्होंने रंग बदला गिरगिट की तरह, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति में, मैंने बहुत को देखा है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहता हूं कि देश का अभिनय सम्राट की उपाधि अगर मिल सकती है तो इनको मिल सकती है, और गिरगिट के रंग बदलने का कोई पुरस्कार होगा तो वो उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। इन दोनों ने किया है। उद्धव ठाकरे ने अपने को इन कांग्रेस और एनसीपी की तरह एंटी हिंदुत्व और एंटी सेकुलर दिखाने के लिए वो सब किया जो कि कांग्रेस और एनसीपी भी नहीं करती रही है। आप ध्यान, जैसे हनुमान चालीसा पर आप किसी को राजद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, आप उन पत्रकारों को, आपको मैं बताऊं, मेरे को अभी उनके प्रवक्ता बैठते कोई पूछिएगा, फोन किया कि अवधेश भाई आप अशोक श्रीवास्तव मुंबई कुछ दिन मत आना, तो मैं नहीं गया, क्योंकि ऐसा तो है ना बाद में छूट जाओगे, लेकिन टॉर्चर बहुत हो करेगा ये सब। तो जो स्थिति थी उसमें कितने लोग लिस्ट में थे उस विचार के कि अगर दिखा देंगे, और इस देश में मुसलमान वोट के लिए तो बहुत साधारण सी बात है इस समय, आरएसएस बीजेपी को गाली दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, आपको मुसलमान वोट मिल जाएगा। आरएसएस को गाली नहीं देते ना, इन्होंने तो मोहन भागवत जी पर टिप्पणी कर दी, बड़े बहुत गाली उसके साथ करते हैं, गाली का मतलब विरोध कर खूब इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और इसीलिए ये जो विरोध प्रदर्शन है वो हो सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर क्या उद्धव ठाकरे के बारे में जो कह रहे हैं वो संजय निरुपम, वो गलत है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दोनों तरफ देखिए, मैं वही पूछ रहा हूं, ये जो ये दो नाव की सवारी कर रहे हैं कितनी देर तक कर पाएंगे। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना रंग छोड़कर दूसरे का रंग बदलने लगता है उसका अपना तो छूट ही जाता है, दूसरा भी नहीं छूटता है। तो आने वाले समय का संकेत है कि उद्धव ठाकरे की हालत न विशाले ही मिले, न खुदा ही मिले, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे होना है, ये है इसका संकेत। सही कह रहे हैं क्या? देखिए, गिरगिट को है ना रोज रोज अपमानित नहीं करना चाहिए राजनेताओं के रंग बदलने से, वो इतनी फास्ट नहीं बदलते जितने हमारे राजनेता बदलते, चाहे वो कोई भी लोग हों। मुद्दा क्या है कि आपने कहा कि दो नावों में सवारी, जैसे अवधेश जी ने कहा, तो दो नावों की सवारी वो इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं किस दिन ये नाव छोड़नी पड़े एक। हाँ,
और कौन सी छोड़नी पड़ेगी कौन ये सी इनको छोड़नी नहीं पड़ेगी ये अभी दुविधा है। आपने मुसलमानों को लेकर शिवसेना की राजनीति की, तो आप वो याद कीजिए 93 में मुंबई का दंगा हुआ था, समीर जी को याद होगा। उसमें उनके एक बड़े नेता थे मनोहर जोशी साहब, वो जीप में, खुली जीप में तलवार लेकर घूम रहे थे। अच्छा, हाँ, ये सबको पिक्चर वो तो आई थी सार्वजनिक तौर पर, समझे। मतलब वो भी एक जमाना रहा है। खैर वक्त के साथ सब लोग बदलते रहते हैं और अच्छी बात है कि वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो कोई अनजाने में नहीं हुआ ना। वक्फ बोर्ड पर उनकी एब्सेंस, उनको लग रहा था कि कहीं ये बिल पास ना हो जाए, तो वो एब्सेंट रहकर वहां पर रहना चाहते थे, दिखा देते कि भाई हम पास हो गया तो हम नहीं थे इसके साथ, या जो भी बात करना चाहते थे। वो दुविधा उनके साथ अभी चल रही है और वो दुविधा अभी बनी रहेगी जब तक वो खुद तय नहीं कर पाते कि इधर रहना है या उधर रहना है। हालांकि या इस तो पर वो मुझे रास्ता लगता नहीं उनके मुस्लिम वोटर को कोई आश्चर्य हुआ होगा। नहीं, मुस्लिम वोटर को कोई, और वो समीर जी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, वो मुस्लिम वोटर उनका नहीं है। वो तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में है। अब मान लीजिए वहां उम्मीदवार ही एक था, उम्मीदवार उनका है और उसको जो वोट देना है बीजेपी के खिलाफ देना है। अब वो ये सब, लेकिन ये सब देख करके भी वो देता ही रहेगा, मतलब इतनी मजबूरी है उसकी। नहीं, वो मजबूरी उसकी है अभी ना। इलेक्शन, अभी असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें क्या तो होगा? असेंबली इलेक्शन में हो सकता है कि उनको इसका नतीजा भुगतना पड़े, ये भी तो हो सकता है। इन्होंने भी लेकिन वो मुंबई काफी देखी है वैसे। देखिए आप लोग उल्टी तरफ से सारी कहानी कह रहे हैं। ये सारा मामला तो ये है ना कि भाई मोदी के सामने कौन लड़ रहा है। उद्धव ठाकरे को वोट ही इसीलिए मिल रहा है। जिस दिन उद्धव ठाकरे लगेगा कि मोदी के साथ खड़े हो गए हैं या मोदी को समर्थन दे रहे हैं, उस दिन मुसलमान नमस्ते। मुसलमान उनके साथ कहीं खड़ा नहीं है। हिंदू वोट उनसे घटा, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस अपने वाले ग्रुप में सबसे कमजोर रहा। अगर हिंदू उनके साथ होता तो एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद हैं वो होते ही नहीं जी। और मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि उद्धव ठाकरे जिस तरफ जा रहे हैं, अब ये विधानसभा चुनाव कैसे जाएंगे, क्योंकि मुश्किल वहां ये हो गई है कि बड़ा एकदम जिसको कहते हैं ना कि खंड खंड ऐसा हो गया है कि आप कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकते। अब कल अचानक अजीत पवार जी को ध्यान में आ गया कि अरे बहन के सामने नहीं रक्षाबंधन, हाँ, मेरी गलती थी, मेरी कल अचानक धर्मपत्नी को नहीं लड़ाना चाहिए था। समझते मुझे यहाँ वो वाली रक्षाबंधन मुश्किल आ है। गया। लेकिन ओवरऑल अगर है उन्होंने बड़ा बयान भी, दूसरा एक लाइन बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। मतलब इतना तक कह दिया। सर अब देखिए, मेरे पास समय, मेरा मानना है कि शिवसेना फंस चुकी है, कैच 22 में है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और वो मुश्किल में है। सर इस खबर की बात करना बहुत जरूरी है। लोग भी पूछते हैं कि आप लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। ये राम रहीम, ये 255 दिन, मतलब 8.5 महीने जेल के बाद रह चुका है, फरलो पर या परोल पर। अभी वहां इलेक्शन आ रहे हैं, ये फिर बाहर आ गया है। 7 साल में क्या मजाक बना रखा है। पिछली बार लोगों ने कुछ कोर्ट पे जाकर पिटीशन किया था, कोर्ट ने कहा था ये हमारी इजाजत लेकर के ही छूटेगा, फिर भी छूट रहा है। मतलब इससे ज्यादा भद्दी बात कोई नहीं हो सकती। शर्मनाक, बेहुदा, और लोगों का जो राजनेताओं पर भरोसा गिरता है उसमें और गिराने वाली खबर। और हरियाणा में तो पता नहीं क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अभी मुझे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जब देखो तब वो विकास यादव कौन था, उसको यही मिला रहता था। पता नहीं वहां की राजनीति कैसी है। और मैं तो नहीं समझ पाता कि ऐसे व्यक्ति को बार बार छोड़ा जाना और उससे क्या राजनीतिक लाभ सचमुच हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे डेरे में आस्था रखने वाले लोग हैं, भाई ठीक है आप आस्था रख सकते हैं, मैं कह रहा हूं मिलता भी है वोट तो आप रेपिस्ट और हत्यारे के साथ खड़े होंगे। असली बात वो है। उसके ऊपर इतने गंभीर जो कहेगी ना, मतलब उसकी तो बात नहीं करनी चाहिए कि उसने पत्रकार की हत्या का आरोप है, जो सेविकाएं थी उनके साथ पता नहीं कौन जाने क्या क्या है। ये तो देखिए दो केस में सजा हुई है, एक हत्याकांड में और एक बलात्कार में। 40 लोग मर गए थे इसकी वजह से, जिस दिन इसको कोर्ट में जाना था वो ध्यान 40 लोगों की मौत हुई थी उस दिन। नहीं तो 40 लोगों की यही तो बात है कि उसमें हिंदू और सिख थे तो आपने गोली से उड़ा दिया। वो तो बीजेपी सरकार, मतलब उतनी दरिंदगी तो दुनिया की किसी पुलिस ने की। किसी के प्रति हमारी भक्ति, हम विरोध करने आएंगे तो आप गोली चलाएंगे उस पर, उसको संभालने का कोई नहीं था। मार रहे थे वो लोगों, क्या करती पुलिस? सुनिए, अगर ऐसे ऐसे अनेक आंदोलन हुए हैं, 40-45 लोगों का मरना बहुत बड़ी घटना थी। मानता हूं उस बात को। और ये तो चलिए, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। ये आदमी बाहर क्यों आता है बार बार? नहीं, आदमी को पैरोल में क्या समस्या है? कितनी बार पैरोल? 50 बार ले, 8.5 महीने पैरोल जो है, सुनिए, पैरोल और इलेक्शन में ही आता है। सुनिए, पैरोल में केवल सजा नहीं देखा जाता है, व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका, जेल में उसका रोल क्या है, ये सब मिला के, और निकलने का कारण क्या है। कभी मां के नाम पर, कभी इलाज के नाम पर, कभी कुछ, कभी कुछ, हमको पता चलता है, ये हमारा कहना है।
पैरोल जो है एक ऐसा कैदी, कोई भी कैदी, आखिर जेल जो है कई बार सुधार के लिए भी होता है, जेल रिफॉर्म का पार्ट है। सर उम्र कैद का सजा मिली हुई है इसको। उम्र कौन कैद- सी उम्र कैद काट रहा है ये? नहीं, उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन जेल में जेल के जेलर को ये भी सुनिए ना, मुझे हैरानी हो रही है कि आप इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टियां जो मैं हैं, इसमें और यहाँ नहीं- इस केस भाई, में हम लोग जेल रिफॉर्म से- बीजेपी इसको राजनीतिक लाभ के लिए वो बार बार बीजेपी करती होगी। मेरा अपना मानना है कि किसी व्यक्ति में रिफॉर्म की सीधे सीधी अगर गुंजाइश दिख रही है, पता नहीं आपको तो इसमें क्या रिफॉर्म दिख रहा है। उसको छूट देने में कोई हर्ज नहीं है। राम रहीम का सबको मालूम है कि उसका राजनीतिक झुकाव किसकी तरफ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले उसको पैरोल मिल जाती है, राजस्थान के चुनाव होते उसके पहले उसको पैरोल मिल जाती है, पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले उसको मिल जाती है, और चुनाव के यहाँ सब जब जगह उसको इसके पैरोल follower मिलती हैं। है, और लोग कौन मिलकर मिलने जा रहे हैं, कितने नेताओं से बात मिलने गए, कौन कौन से नेताओं से मिलने जाते हैं, वो अपने अनुयायियों से क्या कहता है कि कहाँ आपको वोट करना है, वो सार्वजनिक रूप से बोलता है ना उसके बाद कि कहाँ करना है। आदमपुर चुनाव के पहले उसको बेल मिली थी, क्यों बेल मिली, और आदमपुर उपचुनाव के समय उसने क्या बयान दिया था। तो नेताओं का तो ठीक है कि भाई राजनीतिक स्वार्थ है तो उसको पैरोल पे छुड़वा लो, इससे इसके जो अनुयायी हमें वोट दे देंगे, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम के रहे हो, अनुयायी रहे हो। जो है आसाराम शर्मनाक को- है। अब इसमें तो अदालत ही कुछ करे। उनको कि एक क्या बात ऐसा है, मालूम ऐसा क्या इसका हृदय परिवर्तन देखा जा रहा है कि इसको बार बार बाहर आने की अनुमति मिल जाती है। फिर ऐसे ही तो आपने सजा दी क्यों है उसको? मान लीजिए कि हाँ अच्छा है, इसका ये तो बिल्कुल साफ दिल का आदमी हो गया, बड़ा पश्चाताप करा, छोड़ दीजिए बाहर। किस बात की उम्र कैद की सजा? फिर की होगी, हत्या की होगी, कार्रवाई होगी, किया होगा, बलात्कार किया होगा। अरे भाई अब बड़ा अच्छा हो गया ये। सर ये क्या लॉजिक है सर? नहीं, वो ये भूमिका भी बन जाएगी ना, जब 7 महीने 7.5 महीने की उसको फरलो मिल गई है, तो वो 10 साल की जब उम्र कैद पूरी हो जाएगी तो आपके पास एक बहाना रहेगा कि भाई उसका व्यवहार, चरित्र सब कुछ अच्छा रहा है तो उसको छूट दी जा सकती है। ये भी एक मौका। लेकिन अब इस पे शर्मनाक से ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी जो है ठीक हम तो शर्मनाक कह रहे हैं, शर्म जिनको आनी चाहिए वो उनको आएगी क्या? सवाल ये है। नहीं। नहीं, आपने ठीक कहा।